नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ रहे थे और प्रमुख स्रोतों में हमने कई सारे शिलालेख पढ़े और उसी क्रम में आज हम अन्य कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे और शिलालेखों को आज हम फाइनली आज पढ़ लेंगे और जो कुछ छोटे मोटे शिलालेख बच जाएंगे उनको मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप जो है उन छोटे मोटे जो शिलालेख हैं उनको आप वहाँ से पढ़ लेना। साथ में ही मैं कुछ साहित्यिक रचनाएं भी आपको वहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि साहित्यिक रचनाओं को भी हम यहाँ पे पढ़ने बैठे तो इतनी लंबी ये हमारी श्रृंखला हो जाएगी कि कोई छोर ही नहीं है ना। बहुत बड़ा साहित्य है, संस्कृत साहित्य हो, राजस्थानी साहित्य हो, फिर राजस्थानी साहित्य में ख्यात है, वैली साहित्य है, वात है ना, और रासो साहित्य है, तो बहुत बड़ा साहित्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ प्रमुख बातें जरूर बताऊंगा, यहाँ पे प्रमुख रचनाएं जरूर बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं, उनकी बात करके और हम जो है हम एक PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें आपको है जो सारी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको मैं टाइप करवा देता हूं और अभी टाइपिस्ट के पास भेज दूंगा और उसके बाद मैं आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप अच्छे से प्रत्येक बिंदु को है जो अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से आपको लगभग सारे सवाल मिल जाएंगे। देखो, इस वाले टॉपिक में मैं आपसे दावा तो नहीं कर सकता कि सवाल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि साहित्य इतना विशाल है कि पता नहीं कौन से साहित्य की कौन सी रचना पूछ ली जाए। सभी देखो, कोई भी रचना होती है ना, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी जो पिछली एग्जामों में आज तक जो पूछे गए हैं उन सबको मैंने अच्छे से अध्ययन किया है, क्योंकि पुस्तक लिख रहा हूँ मैं राजस्थान इतिहास पे वस्तुनिष्ठ। तो पूरे जो पिछले साल के एग्जाम में आए हुए पेपर्स हैं वो मैंने करीब लगभग सारे देखे हैं, सबकी मैंने जो प्रिंट निकलवा के, और मेरे पास करीब 40 पेपर हैं पिछले 3 साल के 40 पेपर मेरे पास राजस्थान, जिसमें राजस्थान जी की आई हो वो पेपर हैं। तो मैंने गहन अध्ययन किया है और उसका आधार पे मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, है ना। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ें। अब मैं हेडिंग डालता हूँ। अगला शिलालेख जो हम पढ़ेंगे आज का, वो पढ़ेंगे हम एक तो राय सिंह प्रशस्ति देखेंगे, एक जगन्नाथ राय प्रशस्ति देखेंगे, है ना, और एक हम जो है राज सिंह प्रशस्ति देखेंगे, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आज की, इसमें डाल सकते हैं 1 नंबर पे राय सिंह प्रशस्ति, है ना, राय सिंह प्रशस्ति। ठीक है साथियों, राय सिंह प्रशस्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, राय सिंह प्रशस्ति का जो समय है वो है 1594 ईस्वी का, है ना, 1594 ईस्वी का है। और ये जो हमें मिली है राय सिंह प्रशस्ति, वो हमें बीकानेर का जो किला है उसके पासरू से मिली है। पासरू यानी उसके बगल से मिली है, और इसे जो लगवाने का काम किया था वो बीकानेर के राठौड़ शासक महाराजा राय सिंह ने किया था। और मैं बात करूं, इस राय सिंह प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो जैन मुनि जैता थे। और इस प्रशस्ति से जो जानकारी मिलती है वो हमें प्रमुख रूप से मिलती है। एक तो बीकानेर में जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव बीका, उससे स्टार्ट करके और राय सिंह तक के शासकों की वंशावली मिलती है, और राय सिंह की विजयों का उल्लेख मिलता है जो उसने काबुल और सिंध और उच्च की थी। बस इतनी सी जानकारी है, बहुत बड़ी नहीं है ये प्रशस्ति, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये एक तो मिली कहाँ से है, हमें बीकानेर के किले से मिली है। बीकानेर दुर्ग के पाशर्व से, है ना, बीकानेर दुर्ग के पाशर्व से। पाशर्व का मतलब होता है बगल से, है ना, ऐसे साइड से मिली है ना। पाशर्व का मतलब बगल, है ना, बगल से, बगल से पाशर्व से मिली है ना। बीकानेर दुर्ग के पाशर्व से मिली है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। देखो इसकी विशेषता क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ तो हम लिख सकते हैं कि रचयिता कौन थे। रचयिता जो थे प्यारे साथियों इसके, वो थे जैन मुनि
जैन मुनि जैता, जैन मुनि जैता इसके रचयिता थे, है ना। जैन मुनि जैता तो इसके रचयिता थे। और इसे लगवाने वाले कौन थे? राय सिंह ने इसे स्थापित करवाया। राय सिंह ने इसे स्थापित करवाया था। ये राय सिंह बीकानेर के शासक थे, है ना, बीकानेर के शासक थे ये राय सिंह, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि बीकानेर के संस्थापक कौन थे? राव बीका से लेकर राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की वंशावली मिलती है ना। ये काफी महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों कि बीकानेर के संस्थापक राव बीका से लेकर और राय सिंह तक के बीकानेर के शासकों की वंशावली जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ से और क्या मिलता है? ये जो राय सिंह है, इस राय सिंह को मुगल शासक अकबर ने और जब इधर भेजा था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो वहाँ से इसने कुछ विजय प्राप्त की थी, जैसे काबुल है ना, उच्च है और सिंध है, इनकी विजय की थी, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ से मिल जाती है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक और जानकारी क्या मिलती है कि राय सिंह की काबुल, है ना, काबुल, कच्छ व उच्च है, ये उच्च जो था ये सिंध वाला क्षेत्र था, सिंध वाला क्षेत्र था ना, पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में। काबुल, उच्च व सिंध की विजयों की जानकारी मिलती है ना, विजयों की जानकारी मिलती है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे राय सिंह प्रशस्ति के बारे में प्रमुख बातें जो हमने जानी। इसके अलावा राय सिंह प्रशस्ति से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं मिलती है ना। आप इसमें से जो अधिकतर जो सर्वाधिक सवाल जो पूछा गया है वो जैन मुनि जैता को लेकर ही पूछा गया है कि राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जैन मुनि जैता थे। ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार यही जैता वाला पूछा गया है। इसके बाद इसमें राय सिंह प्रशस्ति है तो राय सिंह का नाम सीधा दे रखा है, तो किस शासक ने स्थापित करवाया ये सवाल भी पूछा गया पर कम पूछा गया है। कहाँ है ये जरूर पूछा गया है, तो बीकानेर दुर्ग में से यह मिलती है, ये भी खूब पूछा गया है। इसके अलावा ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 4-5 प्रशस्तियां देंगे और उनका निश्चित कालक्रम पूछेंगे कि कालक्रम के हिसाब से इनको सजाइए, तो उस हिसाब से आपको ये टाइम जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो टाइम के हिसाब से आप उनको जो है आप सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु की ओर, दूसरी प्रशस्ति पढ़ते हैं हम, वो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ठीक है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है ये हमें इसका जो समय है विद्यार्थियों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति का वो मिलता है करीब 1652 का मिलता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का जो समय है वो 1652 का मिलता है। और यह जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा जगत सिंह, उसने इसको स्थापित करवाया था। और कहाँ स्थापित करवाया था? मेवाड़ के अंदर ही जो जगन्नाथ का मंदिर है, जिसको हम जगदीश मंदिर भी कहते हैं, है ना, वहां इसको स्थापित करवाया था, है ना। तो
इसका समय क्या है? समय है 1652 ईस्वी का, है ना, 1652 ईस्वी का है। और ये हमें जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त होती है। ठीक है, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त होती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इसे भी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने स्थापित करवाया था ना। इस मंदिर का निर्माता भी यही था। स्थापित करवाने वाले कौन थे? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, है ना। ये जगत सिंह प्रथम ही हैं, सेकंड अभी आगे आएंगे। करीब यहाँ से ठीक लगभग 100 साल बाद के समथिंग जगत सिंह आएंगे हमारे यहाँ ना। तो अभी जगत सिंह फर्स्ट हैं, जगत सिंह सेकंड बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये स्थापित करवाने वाले हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रचयिता की बात करूं, इसमें रचयिता कौन थे? तो मैं बात करूं रचयिता इसके जो थे कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास थे, है ना। कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास इसके रचयिता कौन थे? कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास इसके रचयिता थे। ठीक है, रचयिता कौन थे? कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास इसके रचयिता थे जगन्नाथ राय प्रशस्ति के, है ना। जगन्नाथ मंदिर से हमें मिली है, या इसको हम जगदीश मंदिर भी कहते हैं कि ये सपने में बना हुआ मंदिर भी है ना। एक बार सपने में जो जगत सिंह को सपना आया और उसमें इसने एक मंदिर बनवाया सपने में। फिर कहते हैं कि उन्हें वो जब सपना खुला तो उन्हें लगा कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था मंदिर बनवाकर, तो फिर इसने वास्तव में ये मंदिर बनवा दिया था। कुछ इस प्रकार की किंवदंती प्रचलित है। आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ते हैं ना, कला वाला भाग, तो उसमें पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको मंदिर नहीं पढ़वा रहा, वरना मंदिर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में आपको बताता। लेकिन अभी हम शिलालेख पढ़ रहे हैं, तो शिलालेख में क्या लिखा है वही बात हम यहाँ पे करेंगे, है ना। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि इस शिलालेख में आखिर बात क्या क्या है, मतलब इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें मैं बताऊँ आपको प्यारे साथियों, इसमें एक तो जानकारी मिलती है कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल से लेकर और महाराणा सांगा तक के शासकों की वंशावली यहाँ पे मिलती है, जो कि ख्यात व दंत कथाओं पर आधारित है ना। एक बात तो हम ये लिखेंगे कि बप्पा रावल से बापा लिखा है यहाँ पे, बापा ही लिखा है, रावल नहीं लिखा। बापा से या बप्पा रावल से सांगा तक की वंशावली ख्यातों व दंत कथाओं के आधार पर लिखी गई है। दंत कथाओं के आधार पर लिखी गई है ना। ख्यात और दंत कथाओं के आधार पर जो है बप्पा रावल से लेकर सांगा तक की वंशावली यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, जो ख्यात होती है ना, ये तो जैसे किसी की ख्याति हो, किसी की प्रसिद्धि हो, किसी की प्रसिद्धि के लिए किसी की प्रसिद्धि को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वो ख्यात कहलाती है ना। जैसे नैणसीरी ख्यात है ना, मारवाड़ा प्रगनारी विगत भी एक ख्यात है, दयाल दासरी ख्यात है, बाकी दासरी ख्यात है ना, मुंडी आर्री ख्यात है, राठौड़ोरी ख्यात है। ये खूब सारी ख्यातें हैं, हम आगे साहित्य में पढ़ेंगे ख्यातों को भी। ठीक है, तो उन ख्यातों के आधार पे और कुछ दंत कथाओं के आधार पे, है ना। दंत कथाएं क्या होती हैं साथियों? दंत कथाओं को हम अंग्रेजी में माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजी या मिथक कहते हैं। मिथक वो होते हैं जिनके पीछे कोई साक्ष्य तो होते नहीं है, लेकिन बस वो समाज में प्रचलित है कि हमारे बड़े कहते आए थे इस बात को, उसी बात को हम भी कह रहे हैं, प्रमाण उसका कुछ भी नहीं है। तो उन बातों के आधार पर भी कुछ साहित्य लिख दिया जाता है ना। तो वही बात है, दंत कथा उसे कहते हैं जिनका कोई लिखित साक्ष्य
या प्रमाण लिखित या पुरातात्विक प्रमाण नहीं होता, बस हमारे बड़े कहते आ रहे थे, उसी बात को हम भी कहने लगे और उसी बात को हमारे बच्चे कहेंगे। इस प्रकार से ये जो कहावत है वो चलती रहती है, भाई ये दंत कथा है, भाई क्यों दंती है, बस हमारे बड़े कहते आ रहे थे। एक आदर्शात्मक उदाहरण है जिसको हम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं दंत कथा, है ना। और अब देखिए इसमें और क्या मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी भी ये देता है, काफी महत्वपूर्ण है ये बात, पूछी जा सकती है ना। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है ना। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी भी यहां से मिलती है, ठीक है। सॉरी, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो हमें है इस जगत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। अब जगत सिंह के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, देखिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि महाराणा जगत सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था उसके समय जो उत्सव हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। इसकी जो है डूंगरपुर विजय की जानकारी मिलती है जो इसके मंत्री अक्षय राज ने की थी, है ना। इसके अलावा इसके द्वारा जो कल्प वृक्ष दान दिया गया था उसकी जानकारी है और इसके विद्या प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा जो ये मंदिर बनवाया गया था जगन्नाथ राय मंदिर पंचायतन शैली में, उसकी जानकारी मिलती है जो कि अर्जुन की देखरेख में बनवाया गया था और उसमें भाणा व उसके पुत्र मुकुंद ने अध्यक्षता की थी। वो सारी बातें हम यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बात है देखिए, जगत सिंह के राज्याभिषेक उत्सव की जानकारी प्लस इसकी डूंगरपुर विजय जो किसने की थी, इसके मतलब जगत सिंह के ही मंत्री थे अक्षय राज, है ना। अक्षय राज मंत्री द्वारा, ठीक है। मतलब इसकी डूंगरपुर विजय जो किसने की थी, अक्षयराज मंत्री ने की थी। अक्षयराज मंत्री किसका मंत्री था, जगत सिंह का ना। तो इसके डूंगरपुर विजय की जानकारी, है ना, डूंगरपुर विजय की जानकारी, है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कल्प वृक्ष दान व इसके किसके, जगत सिंह के, इसके विद्या प्रेमी होने की जानकारी मिलती है। विद्या प्रेमी होने की जानकारी मिलती है, ठीक है, होने की जानकारी मिलती है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया हमारा एक और महत्वपूर्ण बात जगत सिंह के संबंध में है ये बातें, है ना। और हमें क्या मिलती है, जगत सिंह ने जो इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाए जाने की बात है ना। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर बदल लेता हूँ, आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जगत सिंह द्वारा जगन्नाथ मंदिर पंचायतन शैली में बनाए जाने का उल्लेख, है ना, पंचायतन शैली में बनाए जाने का उल्लेख है ना। जिसकी निगरानी तो की थी हमारे क्या नाम से अर्जुन ने की थी, है ना। जिसकी निगरानी कमल के पुत्र गूंगावत कमल के पुत्र, है ना,
जिसकी निगरानी गुंगावत कमल के पुत्र अर्जुन ने की तथा जो इसकी प्रमुख सूत्रधार थे, है ना, प्रमुख सूत्रधार कौन थे? भाणा व उनके पुत्र मुकुंद इसके प्रमुख सूत्रधार थे, है ना, ने की व इसके प्रमुख सूत्रधार, इसके प्रमुख सूत्रधार भाणा व इसके पुत्र मुकुंद थे। भाणा व इसके पुत्र मुकुंद थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें ये तीनों नाम जो हैं, एक तो अर्जुन का नाम ये है जो अक्सर पूछा जाता है, इसके अलावा भाणा का भी पूछ लिया जाता है और इस मुकुंद का नाम भी जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें इन तीनों नामों को। ठीक है, पूछते हैं ये, है ना। तो एक बात हो गई ये। इसके अलावा इससे और हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि इस जगत सिंह ने और पिछोला का जो तालाब है उसके किनारे पर कुछ मंदिर बनवाए थे। जैसे एक मोहन मंदिर बनवाया था, है ना, और एक रूप सागर मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पे करवाया था, रूप सागर तालाब का निर्माण जो है यहाँ पे करवाया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा एक और फैक्ट, वो ये है कि जगत सिंह ने पिछोला एक जगह का नाम है जहाँ पे झील भी है, पिछोला के तालाब में मोहन मंदिर व रूप सागर तालाब इसके पास में, है ना, रूप सागर तालाब बनवाया, है ना। इसकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी भी जो है हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो जगत सिंह था, इसकी माता थी जाम्बुवती, है ना। जगत सिंह की माता थी जाम्बुवती, वो गोकुल और मथुरा की यात्रा करने गई थी, उसकी जानकारी भी यहाँ से मिल जाती है ना। तो ये फैक्ट आज तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है लेकिन, है ना। ये वाला जो फैक्ट मैंने करवाया है ये भी नहीं पूछा गया, और अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो भी नहीं पूछा गया। ठीक है, ये यहाँ से सवाल पूछा गया, ये अर्जुन, भाणा और मुकुंद वाली बात कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये वाली बात भी पूछी गई है कि हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति से मिलती है। इसका ये रचयिता पूछा गया है, कृष्ण भट्ट का नाम काफी बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा तो ये कृष्ण भट्ट का नाम ही पूछा गया है ना, इसलिए आप इसको जो है अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, और इस सन को ध्यान रखें। ठीक है, तो अब देखिए वो बात मैं लिख देता हूं, जो जाम्बुवती थी, राजमाता जाम्बुवती, राजमाता लिख रहा हूं तो आप समझ ही जाएंगे कि इसकी माता होगी वो, ना, राजमाता जाम्बुवती की गोकुल व मथुरा यात्रा की जानकारी मिलती है ना, जानकारी मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, राजमाता जाम्बुवती की गोकुल व मथुरा यात्रा की जानकारी मिलती है। तो रायसिंह प्रशस्ति में ये प्रमुख बातें जो थी वो प्यारे साथियों मैंने आपको करवा दी। जहां तक मुझे लगा कि यहां तक सवाल वो पूछा जा सकता है, ये सारी बातें मैंने नहीं करवाई हैं, है ना। ये वाली बात भी मैंने आपको नहीं करवाई, कभी पूछी नहीं गई, लेकिन पूछी जा सकती है। ये वाली बात भी पूछी जा सकती है ना, तो मैंने करवा दी। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार करें, और यहाँ से इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक प्रशस्ति में इतनी सारी बातें हम पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए ये खूब सारा बेटर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें, और मैं आता हूं अब अगले प्रशस्ति के ऊपर, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। राज सिंह प्रशस्ति को हम जानते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है ना। तो हम आते हैं अगले तीसरे नंबर की प्रशस्ति पढ़ेंगे आज की।
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और आप हेडिंग डाल दें राज सिंह प्रशस्ति, है ना, राज सिंह प्रशस्ति। तो प्यारे साथियों, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, राजस्थान इतिहास में मजा आ रहा होगा पढ़ने में। और आपके लिए यदि आप पूरे दिलचस्पी के साथ नोट्स बना रहे हैं ना, तो ये आपके जीवन में मान के चलना एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इतना जबरदस्त परिवर्तन होगा कि आपको खुद है ना विश्वास नहीं होगा कि कोई व्यक्ति YouTube पे आके और इतना डेप्थ में जाके और रेगुलर तरीके से इतनी सारी क्लासें करवा सकता है। आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप साल भर बाद में देखोगे अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट आप पाओगे। यदि आने वाले 5-6 महीने और 8-10 महीने तक यदि मेरे साथ जुड़ गए ना, तो आप इतिहास को इस लेवल पे पढ़ चुके होंगे और साथ में नोट्स बना लिए, तो आप मान के चले वो नोट्स आपकी ऐसी धरोहर होंगे। क्योंकि आपको जब कोई भी एग्जाम देनी हो इतिहास की, बस नोट्सों को पढ़ो और देने चले जाओ। और नोट्सों को जब बार बार पढ़ोगे ना, तो नोट्स बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे आपको। और ये इतनी डेप्थ में है कि जब आपकी अच्छी से अच्छी एग्जाम पास हो जाएगी, है ना। इसलिए आप नोट्स जरूर बनाते रहना। तीसरे नंबर पे मैं लिखूं राज सिंह प्रशस्ति, है ना, राज सिंह प्रशस्ति, या इसको राज प्रशस्ति बोलते हैं, राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति, है ना, राज प्रशस्ति। ठीक है, राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति हो गई, ठीक है, ठीक है, राज प्रशस्ति, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये राज प्रशस्ति हो गई। और ये जो स्थापित करवाई थी महाराणा राज सिंह ने करवाई थी, है ना, महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। कहाँ करवाई थी? ये जो राजसमंद झील है उसकी पाल पर करवाई थी। 1776 की बात है ना। 1776 में जब ये राजसमंद झील बनवाई गई थी, जिसको राज समुद्र झील कहा है गोपीनाथ शर्मा जी ने, तो उसकी जो 900 की पाल है वहां पे इसको स्थापित करवाया गया था ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं ये कहाँ स्थापित करवाई गई थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राज समुद्र झील की पाल पर, है ना, राज समुद्र झील लिखेंगे। राज समुद्र झील की जो उत्तरी पाल है ना, उत्तरी पाल, जिसको 9 चौकी पाल भी कहते हैं, 9 चौकी, है ना, 9 चौकी पाल पर, 9 चौकी पाल पर मिली, है ना, 9 चौकी पाल पर मिली है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, इसको जो स्थापित करवाया था वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने करवाया था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं स्थापित करता कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह, है ना। जो हमने अभी पिछली जो प्रशस्ति पढ़ी थी विद्यार्थियों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वो जो जगत सिंह थे वो भी मेवाड़ के महाराणा थे, राज सिंह, है ना। मैंने वहां पे बताया नहीं था, वो भी मेवाड़ के महाराणा थे, ठीक है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह इसको स्थापित करवाने वाले थे, ठीक है। अब इसके रचयिता के बारे में हम देखें, रचयिता कौन थे? तो रचयिता जो थे ये प्यारे साथियों, रचयिता थे इसके रणछोड़ भट्ट तैलंग थे, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट तैलंग थे, ठीक है, रणछोड़ भट्ट तैलंग थे, ठीक है। और ये इसके रचयिता थे। अब इसमें कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग हैं, तो मैं बताऊं आपको। इसमें ये 24 सर्ग हैं, है ना, 24 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 24 सर्ग हैं, यानी कि 24 भाग कह सकते हैं हम इसमें ना। 24 सर्ग हैं, 1106 श्लोक हैं, 1106 श्लोक हैं, जो 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं, जो कि 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं,
जो कि 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है। ठीक है, 25 काली शिलाओं पर 24 सर्ग उत्कीर्ण है। इसमें से अब ये 24 जो सर्ग हैं, इसमें से 22, 23 और 24वां सर्ग को उत्कीर्ण करवाने का जो काम है वो राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो मैं ये बात भी यहाँ पे लिखना चाहूंगा। यहाँ पे मैं पेन का कलर बदल रहा हूं और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 22, 23 व 24वां सर्ग, 22, 23 व 24वां सर्ग राज सिंह के उत्तराधिकारी, राज सिंह के उत्तराधिकारी, राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह ने उत्कीर्ण करवाए, है ना, जय सिंह ने उत्कीर्ण करवाए, जिसमें राज सिंह की मृत्यु की जानकारी मिलती है ना, जिसमें राज सिंह की मृत्यु की जानकारी, जिसमें राज सिंह की मृत्यु की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? इन तीनों में 22, 23, 24वें सर्ग में जो जय सिंह ने इसको तो उत्कीर्ण करवाया और राज सिंह की जो है मृत्यु की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके जो उत्कीर्णकर्ता थे उसमें गजोधर का नाम मिलता है। गजोधर है, अर्जुन है, सुखदेव है, सुंदर है, और इसके अलावा लालो है, लखो है ना। तो इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे? मैं यहाँ पे फिर कलर चेंज कर रहा हूँ। उत्कीर्णकर्ता, है ना, उत्कीर्णकर्ता जो थे उसमें हमको यहाँ पे मिलेगा एक नाम तो गजोधर मिलता है, गजोधर, है ना। एक नाम मिलता है अर्जुन मिलता है, गजोधर अर्जुन, है ना, गजोधर अर्जुन। सुखदेव मिलता है, सुखदेव, है ना, सुखदेव। सुंदर का नाम मिलता है, सुखदेव है, सुंदर है। इसके अलावा हमें मिलता है सुखदेव, सुंदर, लालो, लखो, है ना, लालो, लखो, ये नाम कुछ मिलते हैं। गजोदर है, अर्जुन है, सुखदेव है, सुंदर है, लालो है, लखो है। ठीक है, आदि भी लिखा है वहां पे, आदि, है ना। अन्य भी हैं क्योंकि जो गोपीनाथ शर्मा जी है उसने भी आदि शब्द का इस्तेमाल किया है ना, आदि शब्द। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें है, हाँ, केशव का नाम भी मिलता है इसमें, है ना। केशव, मैं कह रहा था ना कि इसमें और भी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केशव का नाम भी मिलता है, केशव। ठीक है, केशव के बाद भी इसमें आदि शब्द जो है गोपीनाथ शर्मा जी ने आदि शब्द लगाया है। इसका मतलब कि इसमें उत्कीर्णकर्ता और भी थे, है ना, इन नामों के अलावा। तो यहाँ से सवाल कभी पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आज के बाद यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इस प्रकार से सवाल बनेगा कि राज सिंह प्रशस्ति के उत्कीर्णकर्ता निम्नलिखित में से कौन कौन थे। तो वहां पे 4 नाम दे देंगे, फिर नीचे ऑप्शन देंगे 1, 2, 3 थे, या 2, 3, 4 थे, या 1, 2, 4 थे, या 1, 2, 3, 4 थे, है ना। इस प्रकार से देंगे। तो वहां से या तो इन चारों के नाम दे देंगे, या इन चारों में से कोई 2 के या 3 के नाम देंगे, 2, 3 नाम कोई अलग से डाल देंगे। तो उस हिसाब से बना सकते हैं सवाल को ना। तो आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो इसका जो मुख्य शिल्पी था उसको 25,000 रुपए है जो दिए गए थे, है ना। मुख्य शिल्पी को कितने पैसे दिए थे? मुख्य जो इसका शिल्पी था उसको 25,000 रुपए दिए थे, 25,000 रुपए दिए गए थे। ठीक है, 25,000 रुपए दिए गए थे इसके मुख्य शिल्पी को। अब मुख्य शिल्पी कौन था ये स्पष्टली नाम गोपीनाथ शर्मा जी ने अपनी पुस्तक में दिया ही नहीं है। ठीक है, संभव है कि राज सिंह प्रशस्ति में भी उसका नाम नहीं लिखा था, वरना गोपीनाथ शर्मा जी ने इतनी स्टडी की है, पर्सनल पुस्तक लिखी है, तो फिर एक नाम वो और भी डाल सकते थे, पर पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो ये हो गई बात प्यारे साथियों। अब इसमें जानकारी क्या क्या मिलती है इस प्रशस्ति से, आखिर हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी क्या क्या मिलती है साथियों। सबसे पहली बात तो मैं यही बताऊं कि इसमें जो जानकारी मिलती है
वो इस राज समुद्र झील के निर्माण की जानकारी मिलती है, जो कि अकाल राहत कार्यों के तहत और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। ये बात हमको यहाँ से मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जानकारी क्या मिलती है, जानकारी क्या मिलती है इससे, जानकारी की यदि मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा राज समुद्र झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। राज समुद्र झील के निर्माण करवाने की जानकारी मिलती है, है ना, की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें लिखा है कि 14 साल में जाके इसका निर्माण हुआ था, है ना, और अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किया गया था, है ना। जानकारी मिलती है, यहाँ पे लिखेंगे कि अकाल राहत कार्यों के तहत अकाल राहत कार्यों के तहत अकाल राहत कार्यों के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण 14 वर्ष में किया गया, 14 वर्ष, यानी कि 1662 से प्रारंभ होकर हाँ सॉरी, इसमें मैंने आपको एक डेट शायद बताई थी क्या, नहीं बताई है ना। 1776 मैंने शायद बोला था कि ये जो राज सिंह प्रशस्ति है वो 1776 की है, वो मैंने गलती से बोला था 1676 आएगा उसमें, है ना। ठीक है, 1676 आएगा, गलती से शायद मैंने अभी लिखा नहीं है कहीं पर भी, लेकिन बोल दिया था 1776 बोल दिया था ना, आप उसको ठीक समझना, 1676 समझना। ठीक है, देखो 1662 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया और 1676 में जाके और इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ, 14 वर्ष में निर्माण पूर्ण हुआ था, निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, 14 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु इसका निर्माण 14 वर्ष में निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, आप अपने स्तर पे लाइन ठीक कर लेना। ठीक है, वैसे ये निर्माण हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई बात नहीं है। एक बात हो गई है, इसके कार्य में कुल जो पैसा खर्च हुआ था विद्यार्थियों, वो एग्जैक्टली हुआ था करीब 1,05,07,608 रुपए का इसमें जो है कुल खर्चा आया था ना। तो ऐसा एग्जैक्ट पैसा वहां पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कुल खर्चा कितना आया था। कुल खर्चा इसको बनाने का जो आया था वो आया था 1,05,07,608 रुपए का खर्चा इसमें आया था। ठीक है, ये खर्चा आया था। ऐसे कोई पूछते नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आप ध्यान रख लें, क्या पता आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, किस प्रकार का प्रश्न डाल दे। मोटा सा डाल सकता है कि जैसे 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, है ना, या उस जमाने में 5 करोड़ का खर्चा आया था, तो 5 करोड़ ऐसे डाल सकते हैं, है ना। छोटा सा उनको गलत करवाना होता है ना, कई बार मजे लेने होते हैं ना, तो आरपीएससी 1-2 सवाल ऐसे डाल देती है पेपर में, जरूर डालती है। हर किसी पेपर में 5 सवाल ऐसे डालते हैं जो किसी को हवा ही नहीं लगती कि ये सवाल पता नहीं आए कहाँ से हैं, वो किसी के बस तुक्के से होते हैं या वो सवाल छोड़ने के लिए ही होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कभी कभार पूछ लें, क्या पता हमारी किस्मत सही हो और यही सवाल ये संख्या पूछ लें और हम जो याद करके जाएं। 10 50 76 08 इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं ना, बाकी 10507608 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई हमारी। इसके अलावा अब यहाँ से अन्य जानकारी क्या क्या मिलती है, तो वो अन्य जानकारी की हम बात करें तो इसमें जो है हमें वही बप्पा रावल से लेकर और सांगा तक की जानकारी मिलती है, बप्पा रावल से लेकर प्रताप तक की जानकारी मिलती है और उससे आगे की भी जानकारी मिलती है। देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इसमें और क्या जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल से लेकर बापा से लेकर
बापा से लेकर प्रताप तक के शासकों की उपलब्धियों में क्या आ जाती हैं? उपलब्धियों में सारी चीज आ जाते हैं, विजय आ जाती हैं, विजय और विद्या अनुराग आ जाता है, विद्यानुराग, है ना, उपलब्धियां आ जाती है ना, उपलब्धियों विजय विद्यानुराग आ जाती है। शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। बापा से लेकर प्रताप तक के शासकों की उपलब्धियों की जानकारी जो है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रताप के बाद शासक बने थे मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह प्रथम, उसके समय में जो मुगल मेवाड़ प्रथम संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 को, उसकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है। काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है, काफी बार पूछा गया है ये तथ्य, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। मैं इसे रेड पेन से लिखता हूं ताकि आपको दूर से ही हाईलाइट होके दिखे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि अमर सिंह जो थे, ये अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे, अमर सिंह, जिसको हम अमर सिंह फर्स्ट के नाम से जानते हैं। अमर सिंह फर्स्ट के समय हुई प्रथम मुगल मेवाड़ संधि जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को, है ना। हाँ, 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है ना, की जानकारी मिलती है, ठीक है साथियों। काफी महत्वपूर्ण है ये बात, काफी बार पूछी गई है, कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को हुई। मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? अमर सिंह फर्स्ट था। मुगल शासक कौन था उस समय? तो मुगल शासक जहांगीर था, है ना। और जहांगीर ने किसे भेजा था यहाँ पे आक्रमण करने के लिए अमर सिंह पर? तो खुर्रम को भेजा था, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, है ना। तो मतलब काफी बार ये सवाल पूछा गया है इतिहास में। ये डेट भी विशेष ध्यान रखना और ये संधि भी ध्यान रखना, ठीक है। जो ये प्रथम संधि थी, दूसरी मुगल मेवाड़ संधि भी हुई थी, वो हमारे जो हमने नाम लिखा अभी यहाँ पे, राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह के समय हुई थी, 1681 में हुई थी, है ना। दूसरी मुगल मेवाड़ संधि, है ना, दूसरी मुगल मेवाड़ संधि इस जय सिंह के समय हुई थी, ध्यान रखना। उस समय शासक जय सिंह था, मुगल शासक जय सिंह था, और गुहिल शासक कौन था? मुगल शासक औरंगजेब था और गुहिल शासक जय सिंह था। उसी प्रकार यहाँ पे गुहिल शासक अमर सिंह था और मुगल शासक जहांगीर था, ना। ये इतिहास में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे ये प्रशस्ति पढ़वा रहा हूँ, ठीक है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा यहाँ से और क्या जानकारी मिलती है? इसके अलावा यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि अमर सिंह के बाद जो कर्ण सिंह हुए थे, कर्ण सिंह ने जो गंगा पर जो तुलादान दिया था, उसकी जानकारी मिलती है ना। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, आगे कलर मैं बदल रहा हूँ। कर्ण सिंह द्वारा गंगा पर दिए गए तुलादान की जानकारी, है ना, तुलादान की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से हमें कर्ण सिंह के बाद शासक आए जगत सिंह फर्स्ट, उसकी जानकारी भी मिलती है यहाँ से, है ना। जगत सिंह की जानकारी मिलती है। जगत सिंह ने जो दान दिए थे उसकी जानकारी मिलती है ना। जगत सिंह द्वारा दिए गए दान की जानकारी मिलती है। ये वही जगत सिंह है जिसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था ना, ठीक है, की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जगत सिंह की बात हो गई, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ से हमें जो है राज सिंह की विजयों का उल्लेख मिलता है। राज सिंह ने जो विजय की थी, जैसे अजमेर की है, टोंक की है, हमारे दौसा जिले के लालसोट को भी इसने जीता था राज सिंह ने, है ना। जयपुर के सांभर को जीता और शाहपुरा को जीता, जहाजपुर को जीता। इसकी जानकारी भी जो है हमें यहाँ से मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिखना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये भी लिखना चाहूँगा कि राज सिंह की विजयों कौन कौन सी थी? अजमेर है, टोंक है, ठीक है, लालसोट है, ये लालसोट हमारे दौसा जिले में पड़ता है, लालसोट है। इसके अलावा सांबर है, ये जयपुर में पड़ता है ना, सांबर है, शाहपुरा है। अब ये यहाँ पे शाहपुरा लिख तो दिया, लेकिन अब ये पता नहीं शाहपुरा एक जयपुर में पड़ता है, एक शाहपुरा इधर भीलवाड़ा साइड भी पड़ता है। अब वो भीलवाड़ा वाला था या जयपुर वाला था, क्योंकि इस शाहपुरा के जस्ट आगे उन्होंने लिखा है जहाजपुर। अब जहाजपुर भीलवाड़ा में पड़ता है, तो ये संभव है कि ये जबकि सांबर के बाद शाहपुरा लिखा है, तो क्योंकि सांबर के पास में शाहपुरा है, जयपुर के पास में, तो ये शाहपुरा कौन सा है तय नहीं हो पा रहा है ना। तो शाहपुरा है, जहाजपुर है ना, ये जहाजपुर जो है, जहाजपुर है। इनको जीतने की बात जो है इसमें लिखी गई है। राज सिंह की विजयों की जानकारी मिलती है, विजयों की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। एक बात हो गई ये, ठीक है। इसके अलावा जो हमें है यहाँ से, और जो औरंगजेब के साथ इसके जो विवाद हुए थे राज सिंह के, चारुमती विवाह, मतलब आपको पता होगा जो चारुमती थी किशनगढ़ की राजकुमारी, वो उसकी शादी है जो औरंगजेब के साथ कर दी थी। लेकिन चारुमती तो राज सिंह से जो प्रेम करती थी, और राज सिंह को अपना एक लव लेटर भेजा, संदेश पत्र भेजा, प्रणय निवेदन किया कि आप है जो हमसे शादी कीजिए, हम औरंगजेब के साथ शादी करना नहीं चाहती। तो राज सिंह गया और राज सिंह ने उसे शादी कर ली, और औरंगजेब की जो सेना थी उससे लड़ने के लिए अपने सेनापति को भेजा था इसने, रतन सिंह को भेजा था, है ना। इस प्रकार की कहानी मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ राज सिंह व औरंगजेब के बीच संबंधों की जानकारी भी यहाँ से मिलती है ना। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य संबंधों की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक बात हो गई ये, ठीक है। इसके अलावा चारुमती के विवाह की बात भी, विवाह की जानकारी मिलती है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चारुमती के विवाह की जानकारी, चारुमती के विवाह की जानकारी, ठीक है। चारुमती के विवाह की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये प्रमुख जो बातें थी विद्यार्थियों, वो मैंने यहाँ पे आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। मेरा ये पूरी स्लाइड भर चुकी है और अगली स्लाइड भरे उतनी है नहीं, तो मैं केवल बोल देता हूँ, आप इसको लिख लो। पहले इसको आपने लिख लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा आप थोड़ी सी बात इसमें एक और लिखना, वो मैं आपको केवल बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे बोर्ड पे चलो आप कहें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगले पॉइंट के रूप में, थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट के रूप में मैं थोड़ी सी जानकारी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो जानकारी ये है कि इस प्रशस्ति से हमें उस समय की शिक्षा व्यवस्था, सैनिक शिक्षा व्यवस्था, व्यवसाय, धर्म, है ना, और वन उपवन, इनके बारे में जानकारी मिलती थी, है ना। देखो किस किस के बारे में जानकारी मिलती थी, हम कह सकते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा पद्धति कैसी थी,
शिक्षा पद्धति, है ना। पठन पाठन पद्धति हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पठन पाठन पद्धति, है ना। पठन पाठन पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है ना। इसके अलावा सैनिक शिक्षा कैसे दी जाती थी उसकी जानकारी मिलती है, सैनिक शिक्षा की जानकारी मिलती है ना, सैनिक शिक्षा है। इसके अलावा हम बात करें धर्म की है ना, धर्म की है। इसके अलावा वन उपवन की जानकारी है, वन उपवन की जानकारी है ना, वन उपवन की जानकारी है ना, वन उपवन है, खेल है ना, वन उपवन है, खेल है। और इसके अलावा खूब सारी जानकारी जो है हमें मिलती है उस जमाने के। जो मैं बात करूं निर्माण कार्य कैसे होते थे, निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है ना, निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है, निर्माण कार्य है ना, निर्माण कार्य आदि, आदि मैं लिख सकता हूँ, निर्माण कार्य आदि। इतनी सारी जानकारी जो है हमको इसकी मिलती है। ठीक है साथियों, आप इसमें एक बात जरूर लिख लेना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको माना जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है, माना जाता है ना। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी थी विद्यार्थियों। इसके अलावा यदि आपको कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत तो आप और इसमें ऐड कर देना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रशस्ति है और काफी इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है। प्रमुख बातें इसकी मैंने ले ली हैं और कुछ इसमें छोड़ा नहीं है। यदि कुछ छूट गया हो तो आप अपने स्तर पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने इसमें कुछ छोड़ा है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिलालेखों का मामला। प्यारे साथियों, एक जरूर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। कल जो हमने कुंभलगढ़ शिलालेख पढ़ा था 1460 का, उसमें एक तथ्य हमको लिखना है। आप लिखें कि कुंभलगढ़ शिलालेख में यह जानकारी मिलती है कि जो हम्मीर सिसोदिया शासक थे उसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है ना। हम्मीर सिसोदिया को क्या कहा गया है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा थोड़ी सी बात। जो कल हमने कुंभलगढ़ शिलालेख लिखा था उसमें एक फैक्ट लिखना है। कुंभलगढ़ शिलालेख में क्या लिखना है हमको, जैसे जो हमने ये कुंभलगढ़ शिलालेख लिखा है, कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख में एक बात मोस्ट थी, वो छूट गई थी। वो ये थी कि हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है ना। हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। ठीक है, एक बात तो इसमें ये लिखनी है और एक बात आपको ये लिखनी है कि जो खुम्माण था उसकी विजयों की जानकारी और उसके द्वारा दिए गए तुलादान की जानकारी भी इसी से मिलती है। जो हमने कल खुम्माण की विजयों की जानकारी की बात हमने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिख ली थी, है ना, वहां से काट के आप और है जो कुंभलगढ़ शिलालेख में कर देना खुम्माण की विजयों की जानकारी और तुलादान की जानकारी। ठीक है, वो गलती से मेरे से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखवा दिया गया था। ठीक है, क्या लिखना है आपको इसी में ही, कुंभलगढ़ शिलालेख में क्या लिखना है कि खुम्माण की विजयों की जानकारी यह देता है, विजयों की जानकारी, खुम्माण की विजयों की जानकारी व तुलादान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तुलादान का उल्लेख मिलता है। तो ये बात आपको, ये मैंने कल गलती से पिछली क्लास में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में करवा दिया था, वहां से काट के आप इसको कुंभलगढ़ शिलालेख में कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारे शिलालेखों का मामला। प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख शिलालेख मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे स्रोतों का अगला पोर्शन और ये शिलालेख मेरी तरफ से पूरे हो गए। ठीक है, कुछ जो प्रमुख शिलालेख बचे हैं उनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।